इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ अब ये जंग तभी रुकेगी जब हमास की गाजा पट्टी से पूरी तरह से उनका सफाया हो जाएगा। हमास के साथ ये इजराइल की 5वीं और सबसे भीषण जंग है जिसे इजराइल ने अपने वजूद की लड़ाई बना ली है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को फिलहाल बख्श दिया है और कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इजराइल का ये बयान ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इससे ईरान की हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग में उतरने की चाल पूरी तरह से फेल हो गई है। इजराइल बहुत फोकस्ड है कि हमारी लड़ाई इस वक्त हमास का सफाया है, हमास से है। हिजबुल्लाह से बैर नहीं, हमास की खैर नहीं। जी हां, इन दिनों इजराइल का फोकस हमास पर है। हालांकि हमास का हमदर्द हिजबुल्लाह इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए लेबनान से लगातार हमले कर रहा है और सीमावर्ती इलाके में इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने में जुटा है ताकि इजराइल बौखलाकर लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करे और इसके बाद हिजबुल्लाह और लेबनान की फोर्स एक होकर के इजराइल पर धावा बोल दें। लेकिन हिजबुल्लाह की चाल को इजराइल बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, या फिर यूं कहें कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस सलाह पर अमल कर रहा है जो बाइडेन ने तेल अवीव से जाते वक्त नेतन्याहू को दी थी। दरअसल बाइडेन ने नेतन्याहू को सलाह दी थी कि हमास के साथ जंग के बीच इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ने की भूल ना करे। इसीलिए नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह अपने बारूद बर्बाद ना करे क्योंकि इजराइल उसके साथ युद्ध के मूड में नहीं है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को और क्या संदेश दिया ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नेतन्याहू ने हमास को एक बार फिर क्या धमकी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गुरुवार को गाजा बॉर्डर के पास के गांव का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से हमास को कुचलने की कसम दोहराई। אנחנו צריכים לרסק את החמאס כדי שאנשים יהיה להם את הביטחון לחזור, אבל בשלב הסופי אנחנו נוכל גם לבנות ולהרחיב ולעשות את החבל הזה מאוד פורח ובטוח। तो सुना आपने, युद्ध के 20 दिन बीत जाने के बाद भी हमास पर इजराइल का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इजराइल ने अब तक हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक में करीब 30,000 इमारतों को इस तरह से बर्बाद किया है कि अब वो रहने के लायक ही नहीं रही। लेकिन इजराइल अभी भी अपने इरादे पर अटल है और इजराइल का इरादा है हमास का समूल विनाश। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। लेबनान से इजराइल के सैन्य ठिकानों और कम्युनिकेशन टावरों पर हमले कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में इजराइल बहुत आक्रामक जवाब नहीं दे रहा है। शुरुआती दौर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को तो कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी, लेकिन अब इजराइल ने हिजबुल्लाह से ना उलझने की रणनीति बना ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। אירוע כזה לא קרה למדינת ישראל ב-75 שנות קיומה. מה שיקרה ב-75 השנים הבאות תלוי במידה רבה בהישג שאנחנו נלחל בקרב הזה. ולכן אני אומר לכם, אין לנו ברירה אחרת. ואנחנו ננצח कि אין शूम एफशरूत। इजराइल का ये बयान हिजबुल्लाह की कोशिशों, उसकी साजिशों और ईरान के किए कराए पर पानी फेरने जैसा है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि हमास के साथ उसके वजूद की लड़ाई चल रही है। इस जंग में या तो हमास रहेगा या फिर इजराइल, क्योंकि इस बार इजराइल और हमास के बीच पिछले 15 वर्षों से लड़े गए 5 युद्धों में से सबसे भीषण और सबसे घातक युद्ध चल रहा है और इजराइल को भरोसा है कि इस बार गाजा से हमास को जड़ से मिटाकर वो नया गाजा बनाएंगे जो सुंदर, समृद्ध और इंसानी जिंदगी के लिए सुरक्षित होगा।
सीधा चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास जो अभी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इजराइल गाजा बॉर्डर से। नीरज इस वक्त हमारे साथ हैं और लेबनान में बेरूत से जावेद अंसारी जुड़ रहे हैं। जावेद, आपके पास आऊं उससे पहले नीरज के पास जाते हैं। नीरज, आप किसी गाड़ी में कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, कहां से कहां को जा रहे हैं आप? देखिए आनंद, अभी थोड़ा दक्षिणी हिस्से की तरफ जा रहे हैं, यानी गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे। कल भी आपसे जब बात हो रही थी तो हम दक्षिणी हिस्से के नज़दीक थे, गाजा के नज़दीक थे। अभी हम ज़्यादा करीब है, नेटिवोट जा रहे हैं। नेटिवोट एक जगह है, वहाँ से एक गांव हमें जाना है जो कि गाजा बॉर्डर के नज़दीक है। वहाँ से गाजा दिखता भी, और उस गांव पे हमास ने एक बहुत बड़ा हमला किया था। वहाँ शेलिंग लगातार चलती है और पिछले 5 दिन से जो हमारी कोशिश थी वहाँ जाने की, वो नाकामयाब रही है, क्योंकि वहाँ हमें मना किया गया जाने से। तो हमारी आज कोशिश है कि वहाँ तक जाने की कोशिश करें। जी, अभी वहां परिस्थिति क्या है नीरज? अभी आप जहां जा रहे हैं, कल क्या वहां पर भी हमास की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं? ग्राउंड ऑफेंसिव आईडीएफ का कितना आगे बढ़ा है? कल भी आईडीएफ ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जहां उन्होंने गाजा पट्टी के अंदर एंट्री की है जमीनी स्तर पर। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो अब तक का सबसे बड़ा रेड था, जिसमें टैंक और जो दूसरी गाड़ी होती है आर्मी की जेट से भी बम गिराए गए थे वहाँ बहुत सारे लोकेशन पे। वो अब तक का सबसे बड़ा रेड है। ग्राउंड इन्वेजन नहीं, ग्राउंड इन्वेजन कहेंगे, लेकिन ग्राउंड वहाँ जाके रुक नहीं गई आर्मी, वहाँ से फिर वापस आ गई अपनी सीमा के अंदर। वो तब घुसेंगे जब इन्हें ये निश्चित हो जाए कि घुसने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले ये नॉर्दर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को, बॉर्डर के साथ साथ जो नॉर्दर्न का इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा से जो लगता है, उसको तोड़ना चाहते हैं। आपने पूछा कि अभी कहाँ है, देखिए 51 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है आनंद, गाजा और इजराइल का। गाजा के उत्तरी हिस्से से लेके गाजा के पूर्वी हिस्से से, वो सारे 51 किलोमीटर बॉर्डर पे पहले तो बफर जोन है। बफर जोन में सिर्फ अभी आर्मी के लोग तैनात हैं। उसके अलावा उसके बगल में एक जोन बनाया गया जहां तक हमें जाने, हमें मतलब हमें, आम लोग वहां तक नहीं जा सकते। हमें और आर्मी के लोग जवान, जैसे चेक पॉइंट पे, जैसे रेड लाइट्स पे, जैसे निराम में हम लोग मौजूद थे, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी गाजा पे। वहां से आगे यानी गाजा के अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। निराम हमें वहां से दिखता है, वो सड़क पे है, लेकिन आगे नहीं जाने दिया गया। तो ऐसे ऐसे कई चेक पॉइंट्स है 51 किलोमीटर की सीमा पे। दूसरी अहम बात, कल हम एक किबुज यानी गांव में थे, होलीत गांव, जिसकी जनसंख्या महज 85 थी। वहां गांव का अब कोई नहीं बचा, वो लोग गांव से निकल चुके हैं जी। 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 अमेरिकी नागरिक थे। हम जैसे ही वहां से हटे, उसके बाद भी वहां मिसाइल से हमला किया गया है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया। तो इस तरह के हमले रॉकेट से लगातार किए जाते हैं। लेकिन इजराइल आने वाले कुछ दिनों में, देखिए मुझे लगता है कि 2 से 4 दिन या हफ्ते भर के अंदर जो है वो अंदर घुसेगा, क्योंकि अभी नॉर्दर्न बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है, तबाह कर रहा है। लेकिन अंदर घुसने के बाद क्या करेगा वो तो इजराइल के, जो आपने मैप से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, उससे साफ जाहिर है कि दक्षिणी इजराइल और उत्तरी गाजा ये एक दूसरे से मेल खाते हैं और वहीं पर अभी फिलहाल एक्शन और एक्टिविटी है। नीरज वहीं जा रहे हैं, फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमले कर दिए हैं। अमेरिका ने यहाँ ईरान समर्थक आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पिछले हफ्ते इराक में अमेरिका के बेस पर आतंकियों ने हमला किया था। ये जवाबी कार्रवाई है, ऐसा यूएस के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा है। अमेरिका का दावा है कि ये हमले इन्हीं आतंकी संगठन की तरफ से किए गए थे और इसीलिए उनके ठिकानों पर आक्रमण कर उन्हें ध्वस्त किया गया है। अब जवाबी कार्रवाई के तहत आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अपनी सैन्य ठिकानों को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला कर लिया है। अनुमान यह है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम एशिया में 12 एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर रहा है। अगर ये डिफेंस सिस्टम्स आएंगे तो इनकी तैनाती कहां हो सकती है जिससे अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा कर पाए, इसे समझते हैं वॉल ग्राफिक्स के जरिए। अब देखिए, ये सारे वो ठिकाने हैं इस खाड़ी इलाके में और पश्चिमी एशिया में जहां अमेरिका ने ये रक्षा कवच बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं अमेरिका
अपने ठिकानों को तो सेफ रख ही रहा है, कहीं ना कहीं शायद इजराइल को भी कवर फायर दे रहा है। अमेरिका अपने सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज और एक बैटरी सऊदी अरब में ही प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात कर सकता है। तो ये अगर आप देखें, अब्दुल अजीज ये रहा और प्रिंस सुल्तान एयरबेस, तो ये सऊदी अरब में यहां पर। फिर देखिए कैंप अरिफजान भी है, अल अदीद एयरबेस है और अल दाफरा एयरबेसेस हैं। तो यहां पर भी उसकी तैनाती हो सकती है, जहां लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इन दो जगहों पर तैनाती की वजह से आप देख सकते हैं कि आधे ईरान, यमन और लाल सागर पर और आधे इराक तक अमेरिका का सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। वहीं पेट्रियट सिस्टम की तैनाती कुवैत, जॉर्डन, यूएई, कतर, इराक, सीरिया और सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर की जा सकती हैं, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी जवान तैनात हैं, जो कम से कम उन मिलिट्री बेसिस की सुरक्षा कर सकेंगे जिन पर ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी गुट हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा समंदर में भी अमेरिका के जंगी जहाज तैनात हैं। उसकी सुरक्षा उन पर तैनात मिसाइल शिप डिफेंस सिस्टम करता है। ऐसी एक जंगी जहाज अमेरिका के पिछले हफ्ते यमन से फायर किए गए थे, हुती वहां पे फायर हुआ था, उसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया था। अब आप देखिए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 ये समुद्र में तैनात है। अल-तन्फ मिलिट्री बेस है यहां पर, और वहीं पर मुवफ़्फ़क़ सलाती एयरबेस भी है। तो यहां एयरबेसेस जमीन पर, और यहां पर देखिए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, और यहां पर भी नेवल जो स्ट्राइक वॉरियर्स हैं, ये देखिए लाल सागर में, और ये खाड़ी जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पर भी उनकी तैनाती है। तो इन दो जगह पर और इन स्टेट्स को, और इस जरिए से यहां पर आप देखिए कि इस पूरे इलाके में एक सर्कुलर कवच जैसा, एक शील्ड जैसा तैयार कर रहा है, जहां पर उसके एयर बेसिस, उसकी फोर्सेस के बेसिस और नेवल क्या समुंदर में, इन सब के साथ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो तैयार कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके, अपने अपने बेसिस को सुरक्षित कर सके, और कहीं ना कहीं इजराइल को भी थोड़ा सा कवर फायर दे सके और इस युद्ध को फैलने से रोक सके, हमास पर ही फोकस रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे। जावेद अंसारी के पास चलते हैं। लेबनान में भी एक्टिविटी हुई है। जावेद, आप बेरूत में हैं, वहाँ ग्राउंड पर क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि लेबनान में भी कुछ ऐसे बेसिस हैं जहां से हिजबुल्ला और कुछ अलग अलग आतंकी संगठन भी वहां ऑपरेट करते हैं। लेबनान में भी 50-50 कब्जा है। देखिए आनंद, आपने बिल्कुल सही कहा। लेबनान में वो ऐसे इलाके हैं, करीब 120 किलोमीटर की सीमा जो है वो इजराइल से लगती है, दक्षिणी लेबनान की, और वहाँ हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव है। देखिए 7 अक्टूबर के बाद से जब इजराइल को दो मोर्चों पर चुनौती उसको झेलनी पड़ रही है। एक तो वो लगातार गजा पर हमले कर रहा है और लगातार ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो इजराइल का उत्तरी मोर्चा, मतलब लेबनान का दक्षिणी इलाका, वहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार क्रॉस फायर हो रहे। कल रात भी लगातार हिजबुल्लाह के कई ऐसे गढ़ थे जहां अटैक हुए, 2 हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हुई। और देखिए इसमें अभी तक जो हिजबुल्लाह की तरफ से नुकसान हुआ है, 46 लड़ाकों की अब तक मौत हो चुकी है 7 अक्टूबर के बाद से। लेकिन जिस तरह से इजराइल गजा के आसपास ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी कर रहा है और ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को कि अगर गजा में घुसने की कोशिश की तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान दरअसल क्यों बोल रहा है? ईरान की एक मजबूत पैठ लेबनान में हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह लगातार इधर से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है इजराइल को कि इस मोर्चे से भी चुनौती दी जाए, और इजराइल लगातार लेबनान को ये चेता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इसमें और सक्रिय भूमिका निभाएगा तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए लेबनान के सामने कई मोर्चों पर संकट है। सरहदी इलाकों में जहां हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो लगातार इजराइल को चुनौती दे रहा है, लेकिन लेबनान एक आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। ऐसे में लेबनान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस वॉर में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सके। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस भी हैं। क्या लेबनान में भी अमेरिकन फोर्सेस की तैनाती है? क्या यहाँ पर नेटो की कुछ ताकतें हैं, कुछ फोर्सेस हैं, कुछ बेसेस हैं लेबनान में? क्या वहाँ पर कुछ स्ट्राइक्स हुए हैं इजराइल की तरफ से? देखिए लेबनान के कुछ सरहदी इलाकों में यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस लगी हुई हैं, तैनात हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लगातार क्रॉस
आर्टिलरी फायर हो रहे हैं, एक दूसरे पर रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं और उसी की वजह है कि कल रात भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया। आपको बता दें कि बेरूत में जहां हमारी मौजूदगी है आनंद, यहीं पर ही हमास, हिजबुल्लाह और जो जिहाद एक संगठन है उसके 3 जो नेता हैं उनकी मीटिंग यहां पर हुई है और उस मीटिंग में आगे की रणनीति पर यह चर्चा की गई है कि आखिर जो अभी परिस्थितियां गजा में बन रही हैं और जो 7 अक्टूबर के बाद की स्थिति बनी है उसको कैसे हासिल किया जाए, कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि लगातार 7 अक्टूबर के बाद से अगर अभी तक हम देखें तो इजराइल ने जिस तरीके से अटैक किए हैं गाजा पट्टी पर वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन दूसरे मोर्चे पर जो बड़ी और कड़ी चुनौती है वो हिजबुल्लाह की तरफ से मिल रही है और लगातार इजराइल लेबनान को चेता रहा है कि आप भूलिए मत 2006 में क्या हुआ था। 2006 का युद्ध जो है वो देखा गया था, 34 दिन हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चला था। तो ऐसे में बड़ी चुनौती न सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए होगी बल्कि 2 मोर्चों पर इजराइल को भी चुनौती मिलेगी, एक तरफ गाजा की साइड और दूसरी तरफ जो लेबनान से सटे हुए इलाके हैं वहां पर हिजबुल्लाह से। जी नीरज से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जावेद अब जब इजराइल ने ये कह दिया कि हमें हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं करनी, हमारी लड़ाई सिर्फ हमास से और हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना चाहते हैं, वहीं हमास ने कहा है कि हिजबुल्लाह से मदद मांगी है कि हमें और असला और बारूद की ज़रूरत है, अगर इजराइल से लड़ाई लड़नी है तो हमें और भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है। अब क्या करेगा हिजबुल्लाह, क्योंकि उसका सरगना यानी कि वो तो ईरान के इशारे पे चलता है। अब अगर इजराइल ने कह दिया कि हमें ईरान से नहीं लड़ना, हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना, तो ये कैसे दखल देंगे, कैसे मदद करेंगे? जावेद, प्रश्न आपसे था। देखिए बिल्कुल जो हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल ईरान ही है। आपको बता दें कि जो हिजबुल्लाह की पूरी फंडिंग है, जो पैसा है और जो ट्रेनिंग है इसके अलावा जो हथियार हैं वो ईरान प्रोवाइड कराता है। ऐसे 2006 के युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने सीखा है कि उसको जो अपनी फोर्सेस हैं, जो लड़ाके हैं और बढ़ाने हैं, बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के पास लड़ाके हैं और आधुनिक हथियार भी मौजूद हैं। एक तरह से अगर हम कहें जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी लेबनान है, वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जो पूरी चुनौती इजराइल को मिलती है। ईरान का एक मकसद है कि वो इजराइल को बड़ी चुनौती देना चाहता है और उस तरफ से यानी कि उत्तरी इजराइल पर कंट्रोल करने के लिए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत है ईरान की। अगर ईरान इजराइल को धमकी देता है कि आप अगर गाजा में